हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम विलेयता को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ी ठोसों की द्रव में विलेयता। यहाँ हम पढ़ेंगे नंबर 2 गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों में द्रवों की विलेयता की जब बात करें तो यह नॉर्मल चीज है कि यहाँ विलेय कौन होगा, क्योंकि गैसों की द्रव में विलेयता है, इसीलिए विलेय है गैस और विलायक क्या है, द्रव। अर्थात द्रव विलायक में गैस घुली हुई है। जैसा कि हमने विलेयता में कहा था कि विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक में प्रदर्शित करते हैं। और अवशोषण गुणांक की परिभाषा होती है समान ताप व 1 एटीएम दाब पर, समान ताप व 1 एटीएम दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। वापस बोल रहा हूं, समान ताप व 1 एटीएम दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। अर्थात जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होगा उसकी विलेयता भी अधिक होगी। अब हम बात कर रहे हैं गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में हम नंबर 1 ले रहे हैं विलेय की प्रकृति। जैसा कि हमें पता है यहाँ विलेय कौन है, गैस। तो गैस की प्रकृति की जब हम बात कर रहे हैं तो वह गैस से अधिक घुलेगी, नंबर 1, जो विलायक से क्रिया कर ले। सेकंड, वह गैस से अधिक घुलेगी जो विलायक में आयनित हो जाए। विलायक से क्रिया करने में जैसे मान लो अमोनिया है, अगर इसको पानी में घोला जाए तो ये पानी से क्रिया करके क्या बना लेगी, NH4OH। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पानी में घोला जाए तो ये पानी से क्रिया कर लेगी, बना लेगी H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो NH4OH है अगर आयनों में टूटे तो क्या देता है, NH4 प्लस OH माइनस, और H2CO3 ये क्या दे देगा, OH माइनस, अच्छा ये दे देगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अब अन्य जो गैसें हैं जो ना तो क्रिया करती है ना आयनित होती है वो कम घुलेगी, जैसे N2 और O2। आयनित होने वाली गैस का उदाहरण लें तो जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में घोलें तो ये H प्लस और Cl माइनस दे देता है। तो वह गैसें जो विलायक से क्रिया कर लें जैसे NH3CO2, और जो विलायक में आयनित हो जाएं जैसे HCl, ये गैसें अधिक घुलती हैं, जबकि अन्य गैसें जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कम घुलती हैं। नंबर 2 हम बात कर रहे हैं विलायक की प्रकृति। जैसा कि हमें पढ़ा है समान समान को बोलता है, इसका मतलब है ध्रुवीय प्रकृति की गैसें जैसे NH3, CO2, HCl ये ध्रुवीय विलायक अर्थात जल में अधिक घुलती हैं, जबकि अध्रुवीय विलायक बेंजीन ईथर में कम घुलती है। नंबर 3 हम ले रहे हैं फैक्टर दाब, चलो ताप ले लेते हैं, ताप का प्रभाव। यहां एक नोटिस करने वाली बात है, ध्यान रखें इसको, जब किसी गैस को विलायक में घोला जाए और अगर हमें विलयन प्राप्त होता है गैस का, तो यह प्रक्रिया ऊष्मा सेपी होती है।
तो गैसों की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अतः अगर ताप बढ़ाया जाए तो गैस की विलेयता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप गैस के अणु द्रव विलायक से बाहर निकलने लगते हैं। अब क्योंकि जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, गैस के अणु अधिक मात्रा में विलायक से बाहर आएंगे, परिणाम स्वरूप गैस की विलेयता घट जाएगी। नंबर 4 जो फैक्टर हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं दाब का प्रभाव। गैसों की विलेयता पर यदि दाब बढ़ाया जाए तो दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है, क्योंकि इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ती है। इसको हम एक प्रयोग से समझ सकते हैं। इतना सा जैसे मैं इरेज कर देता हूं। मान लो अपने पास एक पिस्टन युक्त पात्र है, इस पर हमने लगा दिया ये पिस्टन, जिसमें गैस के अणु, ये गैस के अणु है और ये गैस का विलयन है। गैस के अणु गैस के विलयन के साथ साम्य अवस्था में। दूसरा सेटअप हम ले रहे हैं जिसमें हम पिस्टन का प्रेशर बढ़ा देते हैं। पिस्टन नीचे करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब तो इसमें ये क्या है, गैस है और ये क्या है, गैस का विलयन। तो हमने एक पिस्टन युक्त पात्र लिया है जिसमें गैस के कण गैस के विलयन के साथ साम्य अवस्था में, अर्थात गैस के अणुओं का विलयन में पारगमन यानी विलयन की ओर गति और विलयन से गैस के अणु की बाहर की ओर गति समान। यदि हम इस पात्र में जो पिस्टन है, पिस्टन को जैसे ही नीचे करें, अब क्या होगा, आयतन पहले की तुलना में कम हो जाएगा। अब गैस के अणु गैस से विलयन की ओर, ये गैस के जो अणु हैं, ये गैस के अणु विलयन की ओर तब तक गति करेंगे जब तक पुनः साम्य स्थापित नहीं हो जाए। कहने का मतलब है जैसे ही हम पिस्टन दबाएंगे आयतन पहले की तुलना में कम हो जाएगा। अब गैस के अणु धीरे धीरे विलयन में गति करने लगेंगे, अर्थात वो विलयन में अधिक घुलने लगेंगे जब तक साम्य अवस्था पुनः प्राप्त नहीं हो जाए। अर्थात हमने क्या किया, पहले गैस के अणु गैस के विलयन के साथ साम्य में थे, जैसे ही पिस्टन नीचे करेंगे अब साम्य प्रभावित हो जाएगा। गैस के अणु अब धीरे धीरे विलयन की ओर गति करने लगते हैं। कहने का मतलब है गैस के अणु अब विलयन में घुलने लगते हैं और तब तक गैस के अणु घुलने लगेंगे जब तक पुनः साम्य स्थापित नहीं हो जाए। अर्थात गैस के अणु पहले की तुलना में और अधिक आकर विलय हो जाएंगे और जितने ज्यादा गैस के अणु विलय होंगे विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। हम गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव को पढ़ रहे थे और हमने कहा था कि गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ती है। गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हेनरी। हम बात करेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम कहता है निश्चित ताप पर, प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर फिक्स रख रहे हैं, निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा m गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अगर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो आएगा स्थिरांक Kp, या m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, तो यहां कर लेते हैं घुली हुई गैस की मात्रा के स्थिरांक बोल सकते हैं, हेनरी स्थिरांक बोल सकते हैं, और P क्या है, गैस का दाब। तो निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होगी, अर्थात दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता भी बढ़ेगी। अगर हम गैस की विलेयता को मोल भिन्न में लें, मोल भिन्न या मोल अंश
तब हेनरी का नियम क्या कहता है कि वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो गैस का जो आंशिक दाब है ये गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये तब बात करेंगे जब हम गैस की विलेयता को मोल भिन्न में लें। तो गैस की विलेयता को मोल भिन्न में लेने पर वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समानुपाती निशान हटाएंगे, आएगा स्थिरांक के एच इंटू एक्स गैस। यहाँ P क्या है? गैस का आंशिक दाब के एच, हेनरी स्थिरांक, H गैस क्या है? गैस की मोल भिन्न। यदि हम गैस के आंशिक दाब और मोल भिन्न के बीच में ग्राफ खींचे तो यहां हमने ले ली मोल भिन्न और यहां हमने ले लिया आंशिक दाब। तो ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि जो आंशिक दाब है ये गैस की मोल भिन्न के समानुपाती है, तो ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा। और ग्राफ का जो ढाल है ये हेनरी स्थिरांक के बराबर होगा। तो यदि गैस के आंशिक दाब और मोल भिन्न के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होगा, बढ़ता हुआ प्राप्त होगा, और ग्राफ का जो ढाल है वो हेनरी स्थिरांक के बराबर होगा। अब हम बात कर रहे हैं हेनरी स्थिरांक फिर गैस की विलेयता की। तो यहां जो इक्वेशन आई है उसकी हम बात करें। इक्वेशन आई है कि गैस का आंशिक दाब बराबर होगा के एच गुणा एक्स गैस। तो अगर मैं एक्स गैस को इस तरफ लेकर आऊंगा तो दाब बटा एक्स गैस बराबर के एच। अब ध्यान देंगे, अगर दाब फिक्स है तब हेनरी स्थिरांक जो है वो गैस की मोल भिन्न के व्युत्क्रमानुपाती है। तो गैस की मोल भिन्न के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि गैस की विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात अगर हेनरी स्थिरांक का मान अधिक है तो गैस की विलेयता कम है, और अगर हेनरी स्थिरांक का मान कम है तो गैस की विलेयता अधिक है। तो वे गैस हैं जिनके हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होगा उनकी विलेयता कम होगी, और जिनके हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा उनकी विलेयता अधिक होगी। अब हम बात कर रहे हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। तो हेनरी के नियम की सीमाओं की बात करें तो हमें पता है कि यदि किसी गैस का ताप कम रखा जाए और दाब अधिक रखा जाए तो गैस की विलेयता अधिक होगी। तो सीमाएं इसी से रिलेटेड हैं। पहली है कि ताप कम तो होना चाहिए लेकिन बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो पहला है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है दाब अधिक होना चाहिए लेकिन दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर थर्ड है गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। और नंबर फोर है गैस की आणविकता द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में अपरिवर्तित होनी चाहिए। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है
ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, गैस की जो विलायक है उसमें विलेयता कम होनी चाहिए, और गैस की आणविकता चाहे द्रव अवस्था हो चाहे गैस अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में अपरिवर्तित होनी चाहिए। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है सोडा वाटर जो हम पीते हैं, या शीतल पेय पदार्थ। सोडा वाटर हम पीते हैं, शीतल पेय जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक, जैसे लिम्का, फेंटा, पेप्सी जो भी है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अगर सोडा वाटर को हम बनाने वाले को देखें तो आजकल तो गैस के सिलेंडर आने लगे, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि जो कांच की बोतल होती है उनको हाथ से घुमा घुमा कर उन पर प्रेशर बढ़ाता है, और प्रेशर बढ़ाने के बाद फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर डालता है। और इसमें हेनरी के रूल का क्या यूज है, क्योंकि हेनरी कहता है कि गैस की विलेयता अगर बढ़ानी चाहो तो दाब क्या करना पड़ेगा, कम। तो पहला अनुप्रयोग हो गया सोडा वाटर, वे शीतल पेय पदार्थों में गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिक घोलने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा इसका जो अनुप्रयोग है वो है बेंच। समुद्री गोताखोर, हम टीवी में देखते हैं समुद्री गोताखोर कई बार समुद्र में डाइव लगाते हैं, अंदर के वीडियो बनाते हैं या नई नई खोजें करते हैं। तो जब समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में गोता लगाता है तो उनको श्वास लेने के लिए पीछे उनकी पीठ पर एक सिलेंडर बंधा होता है, उस सिलेंडर में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस भरी होती है, और उनको श्वास लेने के लिए उच्च दाब वाली वायु से श्वास लेना पड़ता है। तो समुद्री गोताखोर जब गोता लगाता है तो उनके सिलेंडर में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस भरी होती है, उन्हें उच्च दाब वाली वायु से श्वास लेना पड़ता है। दाब अधिक होने के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जब समुद्री गोताखोर सतह पर आता है तो अधिक मात्रा में घुली हुई नाइट्रोजन व ऑक्सीजन रक्त वाहिनियों से बुलबुलों के रूप में निकलती है, जिसे उन्हें दर्द या पीड़ा होती है। इस दर्द या पीड़ा को हम बोलते हैं बेंड्स। बैंड से राहत पाने के लिए नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में अल्प मात्रा में हीलियम गैस भर दी जाती है। ये हीलियम गैस नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता को कम कर देती है, परिणाम स्वरूप गोताखोर को दर्द से राहत मिलती है। तो वापस बता रहा हूं, जब समुद्री गोताखोर गोता लगाता है तो उनको उच्च दाब वाली वायु से श्वास लेना पड़ता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अधिक होने के कारण जब वे पुनः सतह पर आता है तो उनकी रक्त वाहिनियों से अधिक मात्रा में घुली हुई गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है, जिससे उनको दर्द या पीड़ा होती है। इसको बेंड्स कहते हैं। बेंड से राहत पाने के लिए नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के सिलेंडर में अल्प मात्रा में हीलियम गैस भर दी जाती है, जो रक्त में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की विलेयता को घटा देती है। नंबर 3 है एनोक्सिया। वे लोग जो ऊंचाई वाले स्थानों पर रहते हैं या पर्वतारोही जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो ऊंचाई अधिक होने के कारण दाब भी कम होता है, और दाब कम होने के कारण ऑक्सीजन गैस की मात्रा भी कम होती है। तो वे लोग जो अधिक ऊंचाई पर रहते हैं या पर्वतारोही जो पर्वतों पर चढ़ते हैं तो अधिक ऊंचाई पर दाब कम होने के कारण उनके रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता भी कम होती है, जिसके कारण वो स्पष्टतया सोच नहीं पाते। उनके सोचने की क्षमता कम हो जाती है, इसको ही हम बोलते हैं एनोक्सिया। तो वह लोग जो अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण वो स्पष्टतया सोच नहीं पाते, इस अवस्था को हम बोलते हैं एनोक्सिया। तो यहाँ पर हमने हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की बात की कि शीतल पेय पदार्थों को गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए अधिक दाब पर बंद किया जाता है,
समुद्री गोताखोर को दर्द से राहत पाने के लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में अल्प मात्रा में हीलियम भरी जाती है और अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण वे स्पष्टतया सोच नहीं पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनोक्सिया। तो यहाँ पर गैसों की द्रव में विलेयता वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगर मेरे वीडियोज जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।